Hi everyone, so we are seeing the 500 important question series for UPSC Prelims Examination 2024. Okay, now होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, परफॉर्म करो, अपना 100% निकाल के रखो। आपके लाइफ में इससे इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं, राइट? आप चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर एसएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राइट नाउ एक चीज़ सब में कॉमन है कि यू आर गिविंग योर 100% और नॉट। इसके बाद जैसे कॉलेज में या स्कूल्स में हम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हैं, वी हैव ऑप्शंस इन माइंड कि आफ्टर कॉलेज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सब कुछ खत्म हो चुका है आपका, स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज। अब ये लास्ट फेज है, यहाँ पे जो अचीव करोगे इट इज गोइंग टू बी विथ यू टिल फ्यूचर। आपके साथ फ्यूचर तक रहने वाला है 99%। ओके, सो मेक श्योर आप अपना 100% दे रहे हो इस एग्जाम के लिए। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द रोडामाइन बी। अभी आप देखो कि काफी स्टेट्स ने इसको बैन किया है, ठीक है, रोडामाइन में। अब कॉटन कैंडी, मंचूरियन, आप देखो कर्नाटक, बैंगलोर में जाइए, वहां मंचूरियन वहां भी बैन कर रखा है। वो प्रोडक्ट यूज करते थे, उसका कलरिंग एजेंट, जो भी उसका यूज करते थे। सो इट हैज बीन कार्सिनोजन सब्सटेंस रीजन की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। सो मेनी स्टेट्स आर टेकिंग स्टेप्स। उसके बाद हिमाचल ने भी कहाँ बैन किया है। सो जस्ट गेट इट द यूज। इसका यूज क्या है पहले फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में। तीसरा स्टेटमेंट्स में मैंने ये कोशिश करा है आपको बताने के लिए कि एफएसएसएआई ने कुछ सब्सटेंस को अप्रूव कलरिंग एजेंट किया है। अगर ये सुनने के लिए आप देखो साउंड क्या करता है कि फूड में कलरिंग एजेंट यूज होता है तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं एफएसएसएआई के द्वारा जहां पे हम उनको यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू थ्रू थर्ड स्टेटमेंट, है ना, रिलेटेड ही है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर पॉज करके आप कोशिश कीजिए और आंसर इसका है सी। ऑल थ्री आर करेक्ट हियर। तो आप देख लीजिए व्हाई गवर्नमेंट आर सीइंग रेड विद द रोडामेंट बी। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए एंड इट यूजेस, देखिए इट टेक्सटाइल यूज, फूड में यूज होता है, ह्यूज इंपैक्ट ऑन द हेल्थ। टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्रीज में है, कॉस्मेटिक्स में है। इट गिव्स ब्रिलियंट पिंक, ग्रीन, ब्लू कलर्स। ओके, अनफॉर्चुनेटली इट इज यूज्ड एज अ फूड कलरिंग एजेंट नॉट ओनली इन द कॉटन कैंडी बट ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, वेरियस मंचूरियन आइटम्स एंड पकौड़ा, इन वेरी प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज फूड। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए फूड एडिटिव सब्सटेंस को जिसने एफएसएसआई ने अप्रूव किया, अब यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपको इसको याद करना है। ओके, जस्ट आई हैव गिवन यू फ्रॉम द एक्चुअल डॉक्यूमेंट ये इमेज, इट इज देयर। इन सब्सटेंस को अप्रूव किया गया है, राइट? और इनका लेवल भी दिया गया है कि कितना यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज सब्सटेंस। एक बार पढ़ लेना। आई एम जस्ट सेइंग यूपीएससी का मुझे कुछ भरोसा नहीं है क्या पूछ देगा वो, जस्ट एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट इज रेडी टू सेट अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। अब ये फर्स्ट ब्रिज, फर्स्ट पार्क, फर्स्ट सोलर, फर्स्ट टेलीस्कोप, आपके लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो गए एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ इट इज बिकॉज हमारे गवर्नमेंट जो है राइट नाउ, रूलिंग गवर्नमेंट, इट्स फोकसिंग ऑन द आत्मनिर्भर भारत। कोई भी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन इंडिया एंड दे जस्ट वांट यू टू नो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, क्या चल रहा है भारत में, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सो एवरीथिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इट शेयर्स बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड असम। अच्छा, द स्टेट ने ये फर्स्ट रेडी टू सेट अप द फर्स्ट नेशनल पार्क और इट शेयर्स बाउंड्री विद द बांग्लादेश एंड असम। तो आपका आधा थोड़ा सा मैंने इजी कर दिया है, ये दो कंट्रीज का नाम देते हुए, एक स्टेट और एक इंटरनेशनल कंट्री का नाम देते हुए, तो आपको समझ में इतना आ गया होगा कि इट्स नॉट काइंड ऑफ सेंट्रल इंडिया कंट्री है या फिर इट्स इन द ईस्टर्न पार्ट, राइट? तो आंसर देख लीजिए, आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा is set to the integrated aqua park to boost fish production, okay, ramp up the employment opportunities। तो इसको आप कर, इट शेयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश, मिजोरम, असम। तो मिजोरम भी है, असम भी है, बांग्लादेश भी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, त्रिपुरा को ध्यान में रखना है, त्रिपुरा को ध्यान में रखना है। नाउ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, अगेन ऑल इंपॉर्टेंट बॉडीज, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सबके बारे में आपको याद करना बिकॉज यू सी नाउ इट इज जो बॉडीज अपॉइंट हो रही हैं, आप देखो इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सब पे सवाल उठ रहे हैं, सब पे आर्गूमेंट चल रहा है, आर्टिकल्स आ रहे हैं इतने। तो आप जितनी भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट कि हाँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है एंड ऑल सच थिंग। ओके, तो एनसीबी के बारे में पढ़ लीजिए। NCB was set up under the provision of the Narcotics Drug and Psychotropic Substance Act, ठीक है। The Department of Revenue is responsible for the administration of the narcotic drugs and अब आप देखो यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। रेवेन्यू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो पैसा का लेन देन की बात हो रही है, ठीक है, पैसे की लेन देन की बात हो रही है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, सॉरी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। Okay, just 1 minute. Okay, sorry for the small disturbance. So narcotics control bureau, okay, so NCB was set up under the provision of the narcotics। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इट्स अ सी, आंसर इज सी बोथ 1 and 2। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आप देख लीजिए यहाँ पे द आंसर इज करेक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इज ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, ये एनसीबी किसके सेक्शन में है? सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट कंसीडर नेसेसरी इट एक्सपीरियट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट पब्लिश्ड इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को एनसीबी कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो करंटली वाइल द होम मिनिस्ट्री गवर्न द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर। अभी देखो लास्ट ईयर 2022 में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव एनडीटीपीएस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये अभी तक हुआ नहीं है ये सब चीज, पर चल रहा है, तो अपडेट हो सकता है इन फ्यूचर में, आप इसका थोड़ा ध्यान रखोगे। मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी, आप देखो एज पर दिस रूल्स, अब ये रूल्स आप खुद से पढ़ोगे, है ना। अ टाइम लिमिट हैज बीन इंपोज्ड ऑन द स्पीकर टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। अगर कोई डिफेक्शन केस हाउस में आता है तो स्पीकर को टाइम दिया गया 6 मंथ, 7 मंथ, 12 मंथ कि आपको बहुत जल्दी इस पर डिसीजन लेना है, उसको लेके बैठना नहीं है। इसकी वजह से देखो कितना प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज अभी हॉर्स ट्रेडिंग क्रॉस इलेक्शन का टाइम है, राइट। कांग्रेस विल टाइम ज्वाइन बीजेपी, तो ये बहुत चलेगा, तो एंटी डिफेक्शन विल कम इनटू द पिक्चर, राइट। तो बहुत जगह आप देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, झारखंड में भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, देयर सो मेनी स्टेट्स गोइंग ऑन। तो अभी आप ये चीज का ध्यान रखो कि स्पीकर को एक टाइम लिमिट दिया गया। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर। इंडिपेंडेंट मेंबर पे कोई भी दबाव, कोई एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट मेंबर है, मतलब किसी पार्टी से ही इज नॉट द मेंबर, अब वो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, ही इज इंडिपेंडेंट, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता है, ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज करेक्ट, okay। Third is a member who is disqualified from being the member of the house on a 10th schedule shall also be disqualified to hold any post where the salary or such office is paid out of the public, ठीक है। So this is what you have to understand here कि ये 10th schedule के जो मेंबर होते हैं वो disqualified to hold any post where the salary, इसके लिए भी हो जाते हैं disqualified। तो आप देख लीजिए आंसर इज A, 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट सबसे बड़ा था, वही काइंड ऑफ सही है, बाकी दोनों गलत है। इंडिपेंडेंट मेंबर भी डिस्क्वालीफाई होता है, ओके, इंडिपेंडेंट मेंबर भी डिस्क्वालीफाई होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो ओके, जस्ट 1 सेकेंड भैया, आप 2 मिनट रुक नहीं सकते, कितनी बार बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, काम करना थोड़ा सा जरूरी है क्या? 2 मिनट रुक जाइए, मीटिंग चल रही है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, उनको बोला है 2 बार जाके, अरे तो आपको बोला तो बोलिए उनको जाके ना। ओके, सॉरी। सो मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड ऑफ द, ये आपको समझना है कि दिस फर्स्ट ए, थर्ड इज करेक्ट एंड फर्स्ट सेकंड आर इनकरेक्ट। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता है, गेट यूज टू सच लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको देखकर बोर नहीं होना है। सबसे ईजिएस्ट स्टेटमेंट है ये, सबसे ईजिएस्ट स्टेटमेंट है, तो आपको देख के बोर नहीं होना है इसको। तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल और पढ़ने का वो होना चाहिए। जितने भी लॉन्ग स्टेटमेंट्स आप देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्चुअली थोड़ा सा काम चल रहा है बाहर, सो जस्ट गॉट डिस्टर्ब, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, सो मैं इसको फिर से नहीं बनाऊंगा वीडियो को। सो आई हैव एडेड दिस डिस्टर्बेंस इन द वीडियो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है देखो, ये मैं आपको, ये स्पीकर्स ऑफन यूज दिस डिस्क्रिशनरी पावर एज ए स्पीसीज ऑफ पॉकेट वीटो। किसकी बात हो रहा है? A time limit has been imposed on the leader of the house to bring the defecting members to the notice of the speaker, whereas no such rules as to the time limit for deciding the said matter has been mentioned, ठीक है। रूल्स नहीं है स्पीकर को कि इस टाइम में इसको डिफेक्शन को, मैटर को सॉल्व। तो इसीलिए क्या होता है, जब डिफेक्शन हो जाता है हाउस में, आप देखो उस मैटर को बहुत दिनों तक पेंडिंग रखा जाता है ताकि बाकी की एक्टिविटीज चलती रहे, जो भी पार्टी गलत कर रही है या जो भी कुछ कर रही है, राइट। तो टाइम लिमिट हैज नॉट बीन देयर। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 10th शेड्यूल में 100% ये लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस, okay, will also be disqualified if he or she join the political party after election। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट होना इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, 10th शेड्यूल के अंदर आपके लिए भी एक दिया गया है सिचुएशन, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट का मतलब आप फ्री नहीं हो 10th शेड्यूल से, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में वही लिखा है जो मैं लिख रहा हूँ, 37B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो वो फिर से काम स्टार्ट कर देंगे। सो लेट मी, सो अब देखिए यहाँ पे सिटीजन्स कैन क्लेम, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वन लाइनर है, कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इफ दे परफॉर्म देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स जब भी वो ले सकते हैं गारंटीड में, जब वो फंडामेंटल ड्यूटीज करे परफॉर्म, ठीक है। अब आप देखिए कि ड्यूटीज, ये तो स्टेटमेंट गलत है, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ईजी इसलिए हो गया है कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक ही दे रखा है, बाकी तीनों करेक्ट दे रखा है, ठीक है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स आर नॉट कंडीशनल ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ईजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट वन लाइनर अगर आएगा एग्जाम में तो इट विल
समटाइम्स इट विल ट्रबल यू, अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक में हो, टेंशन में हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 14, आ डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ओके, ये एक डॉक्ट्रिन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इक्वल्स इक्वल अमॉन्ग इक्वल्स, रीजनल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आप देखो आर्टिकल 15 क्या कहता, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड एवरीथिंग। वैसे ही आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वुमेन एंड चिल्ड्रन शुड हैव स्पेशल राइट्स। आप देखो कि पहले तो कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि वुमेन और चाइल्ड के लिए सेपरेट राइट होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इफ सम क्लासिफिकेशन वी हैव टू मेक कुछ इक्वल्स अमॉन्ग इक्वल, ये चीज याद रखो आप, है ना। जैसे कोई अगर फिट है और कोई डिसेबल है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। डिसेबल इज इक्वल, फिट एंड फिट आर इक्वल। सो आप समझो कि इक्वल अमंग इक्वल इज इट्स, तो इसका देखिए इट परमिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पज, क्लासिफिकेशन करता है ये। ओके, तो ये नहीं कहना कि इट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन और रैशनल बेसिस पे और इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, नहीं, लेजिटिमेट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़ लेना पॉज करके। ओके, ब्राजीलियन रफा, ये कहां पर है लोकेशन? पॉज करिए, इसका आंसर ढूंढिए। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नीदर 1 and 2। ये गलत नहीं होना चाहिए, ब्राजीलियो को ब्राजील मत कर देना। इट इज इन द, देखो आप रफा कहां पर है देख लीजिए आप, इट्स हियर। ओके, गाजा, ओके, बॉर्डर पे बिल्कुल। तो यहां पे क्या दे रखा है? वेस्ट बैंक, गलत है, ये वेस्ट बैंक ऊपर है, राइट। और दूसरा है ब्राजील, ये कहां पर है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है ना। तो ये ब्राजील में नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका मैप का ध्यान रखो, ठीक है। मैप का अभी आप देखो योंडे डिक्लेरेशन आया था अफ्रीकन कंट्रीज का, कल ही मैंने लिया है वीडियो में, तो ये भी करना है। देखो इस जगह का थोड़ा देख लोगे ना आसपास तो इजी रहेगा, आसपास भी देख लिया करो। ये जो इमेज देख रहे हो ये सिर्फ यही पॉइंट टू पॉइंट मत देखा करो। नाउ विच द फॉलोइंग फ्लूड ऑफ द एग्री रेसिड्यूज आर यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपको इसमें कोई टेक्निकल यूज नहीं करना है, थोड़ा सा यूज कर लो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सब यूज हो सकते हैं, सब टेक्सटाइल में सब यूज हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना ही आप कभी इसको पर्सनली जान पाओगे, ना ही कहीं स्पेसिफिक जान पाओगे। बिल्कुल कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऑल 3, ऑल 5, ऑल 6 सब मार्क करके आना। ओके, सो ऑल द अबव आर द राइट आंसर। इतने सारे यूज होते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फ्रेशर है तो वो अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो फ्रेशर्स बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा ऐसे क्वेश्चंस में, कभी भी आपको मिलने पढ़ने को नहीं मिलेगा अलग से कि ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। नाउ ऑन द इंटरनेशनल डे 21 मार्च वी विल नॉट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, वी विल नॉट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, हमारा काम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पे नहीं ध्यान जाना चाहिए, पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो पढ़ के हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे एक फोरम है फॉरेस्ट का, फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये किसने स्टैब्लिश किया? यूएनसीसीडी ने। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है? फोरम हैज यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएनएफएफ। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंडिया मेंबर है कि नहीं, ये सब कुछ पूछा है, तो ये करना है अच्छे से। तो आप देख लीजिए, आंसर इज बी, ओनली 2, कोई एक गलत है, देख लेते हैं कौन सा गलत है। आप देख लीजिए, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस एंड यूएन जनरल अडॉप्टेड, ये तो चलो एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इसको पॉज करके पढ़ना। अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ दिस, तो ये अभी भी पीरियड में है ये, ठीक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, द फोरम हैज ऑल द यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड द कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स यूनाइटेड नेशन, तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने इसको स्टैब्लिश किया था, यूएनसीसीडी ने इसको स्टैब्लिश नहीं किया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने किया है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज क्रॉनिकल ऑर्डर में बायोगैस जनरेशन को इंक्लूड करना है। बायोगैस हमेशा हॉट टॉपिक है आपके लिए, बायोफ्यूल, बायोगैस, जिसके आगे भी बायो लगा, बायो एकोमुलेशन, बायो माइनिंग, बायो टेक्सटाइल्स, बायो इकोनॉमी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये थोड़ा सा हटके डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डीप में पढ़ते नहीं हैं, पर कर लीजिएगा आज, ठीक है। आज पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनका एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इस तरीके का प्रोसेस जाता है बायोगैस जनरेशन के लिए। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, फिर मिथेनोजेनेसिस होता है, और फिर एसिटोजेनेसिस होता है। तो इनका मतलब भी यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे, और आपको इधर से सॉल्व करना है। तो आज के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपको सारा का सारा सॉल्व करना है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो आप मेरे पुराने वीडियोस सारे देखिए, ऑल 33 वीडियोस अभी तक जो पब्लिश हुए हैं सब खत्म हो जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप टेस्ट सीरीज स्टूडेंट नहीं हो तो 100% आप कर लेना। एंड टेस्ट सीरीज स्टूडेंट आई हैव गिवन यू कंपाइलेशंस, तो यू नो नीड टू वरी। थैंक यू सो मच, विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो।